रखिए। आ गया सर। आ गए हैं सब? ओके, अभी रिकॉर्डिंग चालू कर दी है मैंने, ठीक है। ये वाला लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो कल से जब भी आप आएँ तो मेरे को ज़रूर याद करा दें, ठीक है। हेलो, ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक। अभी जो नेक्स्ट टाइप की जो बीम है उसकी आप लोग खुद मुझे इंडिटर्मिनेसी बताओगे, ठीक है, डीएस निकाल कर। डीएस का फॉर्मूला आपको पता है। ये बीम है कैंटिलीवर, ठीक है। बताओ इसका डीएस कितना आएगा? 3 - 3। देखो कैंटिलीवर है, जनरल लोडिंग कंडीशन है, बीम पे कोई लोड नहीं लगा तो मतलब जनरल लोडिंग कंडीशन है। रिएक्शंस कितनी पैदा होंगी? 3 होगी। 3 - 3 = 0। तो कैंटिलीवर भी कौन सा बीम हुआ आपका? स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम हुआ। प्लीज अपने माइक ऑफ करें जिनकी शोर आ रहा है, ठीक है। थर्ड आपका बीम है ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम के लिए कैलकुलेट करो जरा। देखो यहाँ पे फिर से दो रिएक्शंस बनेगी, यहाँ एक बनेगी, तो डीएस कितना आ जाएगा? 3 - 3 अगेन 0। तो ओवरहैंग बीम को भी क्या होगा? स्टैटिकली डिटर्मिनेट का होगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेट का होगा। फोर्थ टाइप ऑफ बीम आपका कौन सा है? फिक्स्ड बीम है, ठीक है। फिक्स बीम में जरा कैलकुलेट करो जनरल लोडिंग कंडीशन के लिए। क्या इस वाले फिक्स एंड पे 6 - 3। यहाँ भी जो है 3 रिएक्शंस आएंगी, तो डीएस कितना हो जाएगा? टोटल 3 + 3 रिएक्शंस, 6 रिएक्शंस होगी, -3 = 0। तो आपका ये बीम क्या हो गया? इक्वल टू 0 या 3? इक्वल टू 3। 3 सर। इक्वल टू 3। तो ये जो बीम क्या बन गया? अब ये बीम आपका बना स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। इनडिटर्मिनेट बीम, ठीक है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आपका कैंटिलीवर कौन सा आया था? स्टैटिकली डिटर्मिनेट आया था। आपका ओवरहैंग कौन सा आया था? स्टैटिकली डिटर्मिनेट आया था। और तीसरा कौन सा था? सिंपली सपोर्टेड बीम। 3 ही तरह के बीम हैं जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट हैं। पहला सिंपली सपोर्टेड, दूसरा कैंटिलीवर, और थर्ड ओवरहैंग। आई बात समझ में? ये और बाकी जो आगे मैं 3 बनाऊंगा, ये फिक्स बीम है, आपको पता है। इसका नेक्स्ट प्रॉप्ड कैंटिलीवर बनेगा, उसका अगला कॉन्टिन्यूस बनेगा, और वो तीनों कौन से आ जाएंगे? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। हम जो सोम पढ़ते हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें यही 3 बीम्स आती हैं, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर और ओवरहैंग। बाकी के जो 3 बीम हैं, फिक्स बीम, कॉन्टिन्यूस बीम और प्रॉप्ड कैंटिलीवर, वो किस में आते हैं? स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। उनको ऐसे के अंदर पढ़ा जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, टेक स्क्रीनशॉट। Done. Next type of beam is propped cantilever. प्रॉप कैंटिलीवर कुछ ऐसा दिखता है। मैंने कहा कि एक साइड पे फिक्स बना दो, दूसरे साइड पे आप रोलर बना दो, तो ये प्रॉप कैंटिलीवर हो गया। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने प्रोड्यूस होंगे? यहाँ पर 3 और पे 1। तो डीएस कितना आया? R - 3 = 4 - 3 = 1। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा प्रॉप्ड कैंटिलीवर इज ए स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट। हाँ, इंडिटर्मिनेट बीम टू डिग्री 1, इस तरह से पढ़ा जाता है ऐसे, 2 डिग्री 1, ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाता है। और जो लास्ट बीम था हमारे पास, दैट इज कॉन्टिन्यूस बीम। तो प्रॉप कैंटिलीवर को हिंज सपोर्ट भी रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, उसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सपोर्ट लगाना है आपने एक साइड पे, ठीक है। ये जो मैंने बीम बनाया है, बताओ ये बीम कॉन्टिन्यूस है कि ओवरहैंग है? टेल मी फर्स्ट, ये बताओ पहले। कंटिन्यूस। ये आवाज म्यूट करें बीच में प्लीज। कंटिन्यूस। क्यों ओवरहैंग पोर्शन नहीं है क्या यहाँ पे? कंटिन्यूस प्लस ओवरहैंग दोनों है।
मेरी बात समझे, आप जब बीम को ओवरहैंग कहते हैं ना, वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट की कैटेगरी में चला जाता है। ये बात ध्यान आई? So more than two यहाँ पे supports जो there. क्राइटेरिया गवर्न कर रहा है वो क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो सपोर्ट्स हैं दैट इज मोर देन 2, ठीक है। और जब भी सपोर्ट्स मोर देन 2 हो जाएंगी, उसके बाद वो ओवरहैंग हो या ना हो, पर उसका नाम हमेशा क्या पड़ेगा? कॉन्टिन्यूस बीम। कंटिन्यूस। क्लियर? इज इट Continuous क्लियर? beam. ठीक है। जब भी सपोर्ट 2 से अधिक हो गए, फिर इट हैज टू बी कॉन्टिन्यूस बीम। वो मैटर नहीं करता कि ओवरहैंग है कि नहीं है, क्योंकि अगर मैं ओवरहैंग बोल दूंगा तो ओवरहैंग इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, नॉट स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। तो अगर मैं इसका डीएस निकालूं तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ पे 1 आएगा। टोटल कितने हो गए? 7 - 3 = 7. 4। दैट मीन्स दिस बीम इज अगेन इनडिटर्मिनेट टू डिग्री 4। 4. बात समझ आई आपको? तो Yes, ये sir. हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स थे, ठीक है, जो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 हम ऐसे के अंदर पढ़ सकते हैं और 3 हम पढ़ेंगे सोम के अंदर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन बनता है। अब ये पढ़ने के बाद तो बड़ा लगेगा आपको आसान। इस तरह का क्वेश्चन बनाएगा कुछ एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग बीम इज, फॉलोइंग स्ट्रक्चर लिखा था एग्जाम के अंदर, टू बी वेरी स्पेसिफिक, इन 2015 JKSSB this was the question, which of the following structure is a determinate structure? फिर आवाज कट रही है। आपकी भी कट रही है, मेरी कट रही है आवाज बाकियों को? सर आवाज नहीं आ रही है सर। Sir, आवाज हेलो, अब आ रही है आवाज? फिर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? अब आ रही है सर। अब आ गई? हेलो। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। हेलो। जी सर आ रही है। तो थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था, वापस से कनेक्शन आ रहा है। अब आ रही है? यस सर। सबको आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रहा सर। अब आ गया स्क्रीन? यस अब आ सर। गया सर। ठीक है। बीच बीच में कभी हो जाता नेट है ना, फिर ऑफलाइन क्लास नहीं है तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती रहेंगी हमें, ठीक है। वो कभी कभी आएगी बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा रुक जाएंगे बीच में, जब आवाज़ नहीं आएगी तो थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए फिक्स्ड बीम, ऑप्शन बी continuous beam, option C, option D portal frame, option C simply supported beam। क्या आंसर होना चाहिए? Simply supported। आंसर शुड बी सिंपली सपोर्टेड बीम, बिकॉज आप लोग जानते हो फिक्स सपोर्ट के लिए डीएस हमारा 3 आया था, कॉन्टिन्यूस के लिए जो भी होगा बीम उसका आ जाएगा डीएस। ये पोर्टल फ्रेम क्या चीज था यहाँ पे, ठीक है। आपको पता सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या है? सिंपली सपोर्टेड ये बीम है, इसका डीएस कितना आएगा? 0। आंसर तो आपका सी था। पोर्टल फ्रेम क्या होता है? बेसिकली ये जो फ्रेम होता है इस तरह से, सबसे बेसिक फ्रेम जो होता है इस तरह से, जिसके दोनों एंड्स जो हैं फिक्स्ड होते हैं, इसे हम पोर्टल फ्रेम कहते हैं, ठीक है। सिंपल फ्रेम जो होता है वो पोर्टल फ्रेम होता है। तो अगर आप इसकी डीएस निकालेंगे, इस बार तो हमें फ्रेम की निकालनी पड़ेगी। फ्रेम की निकालना हम सीखेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर, ठीक है। सर
स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी डीएसबी नॉट इक्वल टू 0 ही आएगी, वो मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा। अदरवाइज अगर आप ये ऑप्शंस नहीं भी, अगर ये ऑप्शन आप नहीं भी जानते होते तब भी ये क्वेश्चन सही कर सकते थे बाय दिस नॉलेज ओनली। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को भी मैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में इंक्लूड कर दूं तो फिर आपके उसमें 3 क्वेश्चन थे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। और अगर इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर में रखें तो फिर 2 ही क्वेश्चन थे उसको पेपर में अंदर। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. आपको यहाँ पे ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी हो। तीसरा बीम कौन सा बचा? प्रॉप्ट कैंटिलीवर भी आंसर ऑप्शन हो सकता है। तो आपको कोई एक ऑप्शन पहचानना है। ठीक है, वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि डिटर्मिनेट पूछेगा या इनडिटर्मिनेट पूछेगा, तो ऑप्शन उस हिसाब से दे देगा। आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। पर इस पे क्वेश्चन बनता था, ये हमने उस टाइम भी कहा था और उस टाइम क्वेश्चन आया है। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जो कि इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस टॉपिक का, दैट इज टाइप्स ऑफ लोड्स। आप लोगों को ब्रेक तो नहीं चाहिए? ब्रेक तो हो जाता है बीच बीच में यार, 5 मिनट का तो अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, तो विदाउट ब्रेक ही कंटिन्यू करेंगे आज। सबसे पहला लोड देखो, अभी तक आपने क्या किया? बीम बनाया, बीम के नीचे सपोर्ट कंडीशंस लगाए, अब उसके ऊपर क्या लगाना है आपने? अब लोड लगाने हैं। तो जब ये हो जाएगी तीनों चीजें, जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी फिर हम लोग रिएक्शंस निकालना सीखेंगे, फिर शियर फोर्स बनाएंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो देयर इज द प्रोसीजर ऑफ लर्निंग थिंग्स। तो फर्स्ट आपका जो लोड है दैट इज पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का दूसरा नाम होता है कॉन्सेंट्रेटेड लोड, और मैक्सिमम टाइम्स वो एग्जाम के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड लोड की भाषा में बात करेगा आपसे। ठीक है, तो इसको याद रखना, कॉन्सेंट्रेटेड लोड आपका पॉइंट लोड ही होता है। इसको दिखाने का तरीका, जैसे कि ये बीम है तो आप पॉइंट लोड को कैसे दिखाते हो? इस तरह से, पॉइंट इस तरह एरो की शेप में इस तरह, और आप दिखाते हो किसी एक पॉइंट पे लग रहा है। पॉइंट लोड का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे लोड का लगना, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड लोड कि एक ही पॉइंट पे क्या है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, दिस इज पॉइंट लोड। इसको डिनोट किससे किया जाता है? डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, या फिर कैपिटल पी के साथ डिनोट करते हैं, इस तरह से कैपिटल डब्ल्यू या फिर कैपिटल पी। ठीक, दूसरा इसका जो पॉइंट है, इसके यूनिट्स क्या होंगे? सोम के अंदर जो लोड का यूनिट वो वेट और फोर्स के दोनों चलेंगे आपके। जैसे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, किलो न्यूटन, आपको ये यूनिट्स भी देखने को मिल सकते हैं। आपको वेट का यूनिट भी देखने को मिल सकता है, केजी, टन्स, ठीक है, एटसेट्रा। ज्यादातर आपको एग्जाम में केजी और टन्स दिखेंगे। एग्जाम के अंदर ज्यादातर आपको केजी और टन में बात करता है वो। ठीक है, ये बात को ध्यान देना। ये है आपके कॉन्सेंट्रेटेड लोड के बारे में, इसे नोट कर लो। हो गया। सेकंड टाइप ऑफ लोड की बात करेंगे, तो सेकंड टाइप ऑफ हमारे पास लोड होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी कि हमारा यूडीएल लोड, जिसे हम यूडीएल के नाम से जानते हैं। अगर आपको कोई बीम पर दिखाना हो, सिंपली सपोर्टेड बीम की हेल्प से दिखाऊंगा मैं, तो इसे बीम पर किस तरह से बनाया जाता है? कुछ इस तरह से। ठीक है, जब भी ऐसी शक्ल का लोड आपको दिखे तो आप समझ जाना कि ये लोड कौन सा है, यूडीएल लोड। इसको डिनोट किया जाता है छोटे w से, ध्यान रखना इस बात को, डिनोटेड बाय स्मॉल w, डिनोटेड बाय स्मॉल w। इसकी यूनिट्स क्या होंगे? ये जब भी आपको लोड दिखाएगा, ये आपको पर मीटर लोड होता है, मतलब यूनिट पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर, या न्यूटन पर mm, या केजी पर सेंटीमीटर, या टन पर सेंटीमीटर। इस तरह से आपको यूनिट्स दिखेंगे इसके। कहने का मतलब ये है, ठीक, इसके यूनिट्स हमें ये बताते हैं कि 1 मीटर में कितना लोड लगा है, W किलो न्यूटन। लेट से इसका लेंथ कितना है, L है पूरी बीम का,
एल के 1 मीटर में, लेट्स से कि यहां से लेके यहां तक 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितना लोड लगा इंटेंसिटी W, अगले मीटर में कितनी इंटेंसिटी लगी है W, अगले मीटर में कितनी लगी है W। इस तरह से ये दिखाया जा रहा है। उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए कहा जाता है, इसका नाम जो है, इसके नाम से पता चलता है कि ये लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब शुरुआत से लेके जो मैंने इसकी इंटेंसिटी बनाई है वो क्या बनाई है, बराबर बनाई है इंटेंसिटी। मैंने ऐसा तो नहीं बनाया, तो मैंने इंटेंसिटी क्या बनाई है उसकी, एक जैसी इंटेंसिटी बताई है सबकी, पूरे लोड की इस तरह से एक जैसी इंटेंसिटी बनाई है। मतलब जितना ये पहले मीटर में लग रहा था उतना ही दूसरे मीटर में लग रहा है, उतना ही तीसरे मीटर में लग रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, कि ऐसा लोड जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड तो है पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एंटायर स्पैन, दिस इज व्हाट यूडीएल इज। स्मॉल w किलो न्यूटन पर मीटर। आप लोग इसको बेस्ट एग्जांपल ये समझने का, अगर मैं कहूं कि 1 रुपए का 2 एप्पल आता है, 1 रुपीज के 2 एप्पल आते हैं, तो 10 रुपए के कितने आएंगे बताएं जरा, 20। Yes, sir. अगर 1 मीटर में W किलोमीटर लगता है तो L मीटर में कितना लगेगा। अगर 1 मीटर में W किलोमीटर लगता W है into L. तो L मीटर में W कितना into L. लगेगा, W किलो न्यूटन WL. इंटू L मीटर, Meter. W किलो न्यूटन। ठीक है, तो L में कितना लगा, W किलो न्यूटन पर मीटर इंटू L मीटर। ये यूनिटरी मेथड समझे आप यहाँ पे। ठीक है, Yes, sir. आप देखो ना, सिंपल है। अगर मैं आपसे अब ये पूछ लूं कि पूरे स्पैन एल में कितना लोड लगा, आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि टोटल लोड कितना आ रहा है, टोटल लोड कितना आ रहा है बीम पर। W into L. 1 मीटर में तो W किलो न्यूटन आ रहा है, टोटल एल में कितना आ रहा है, टोटल लोड कितना आ रहा है। तो आप क्या करें, सिंपल लोड को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, उसकी लेंथ के साथ, Span के. उसके स्पैन के साथ। तो आप देखना यूनिट में काम करेंगे तो हमेशा आसानी रहेगी, यहाँ से मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा और टोटल लोड कितना रह जाएगा, W इंटू एल, यूनिट क्या आ जाएगा, किलो न्यूटन। Kilo Newton. इज इट क्लियर। आप लोग अब आज के बाद ये बात याद रखेंगे, ठीक, कि जब भी मैंने टोटल लोड बनाया था, जब भी हमने टोटल लोड लिखा था उसका यूनिट क्या आता है, उसका यूनिट आता है किलो न्यूटन। इज इट क्लियर। Kilo Newton. आज के बाद क्लास में ये बात हमेशा याद रखनी है कि टोटल लोड का यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन। इज इट क्लियर। Yes, sir. यहाँ पे कुछ बातें और समझानी है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगर उतारना है तो उतार लो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यूडीएल के अंदर ही मैंने काफी बातें समझानी है, अभी पहले उतार लो इसे। हो गया सर, हो गया. हो गया। ठीक है, आप लोगों ने यूडीएल के बारे में ये समझा। यूडीएल एक ऐसा लोड है जिसकी इंटेंसिटी शुरुआत से लेके अंत तक क्या है, यूनिफॉर्म है, W किलो न्यूटन पर Same. मीटर। ठीक है, ये जो शुरुआत से लेके अंत तक जो इसका इंटेंसिटी सेम है, इसको मैं एक ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ कंपैरिजन कर सकता हूं। ठीक है, Rectangle.
रेक्टेंगल वो ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके साथ मैं यूडीएल का कंपैरिजन कर सकता हूं, क्योंकि रेक्टेंगल का अगर आप ऑर्डिनेट देखेंगे कि ये ऑर्डिनेट, अब लोड तो नीचे की तरफ लग रहे हैं, इस तरह से लोड नीचे लगेंगे, ठीक है, लोड तो ऊपर से ही नीचे आएगा, ठीक। ये जो रेक्टेंगल का ऑर्डिनेट है वो पूरे स्पैन पर क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये इसका स्पैन एल है तो यहाँ पे भी डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डब्ल्यू है, हर जगह डब्ल्यू है इसका ऑर्डिनेट। तो इसका ऑर्डिनेट कितना बना दिया, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। तो अब इसी लोड को मैं कह सकता हूँ कि ये रेक्टेंगुलर लोड है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यूडीएल को अगर मैं रेक्टेंगुलर लोड कह दूं तो क्या गलत होगा, नहीं। यूडीएल को आप लोग रेक्टेंगल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, यूडीएल का मतलब रेक्टेंगुलर लोड ही होता है। तो ये आपका स्पैन आ गया एल, ठीक है। आपने यहाँ पे निकाला कि टोटल लोड क्या करते हैं, टोटल लोड कैसे निकालते हैं, सिंपल है, लोड को उसके डिस्टेंस के साथ, उसकी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका टोटल लोड आ गया, सिंपल तरीके से निकाल दिया आपने। दिस इज डब्ल्यू एल किलो न्यूटन। मैं आपके लिए यहाँ पे एक चीज करता हूँ, जो मेरा यार ये माइक अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मैंने येलो पोर्शन बनाया वो क्या, बीम के ऊपर लोडिंग है, ठीक है। बीम के ऊपर लोडिंग कैसा लगा हुआ है, रेक्टेंगुलर लोड लगा है। तो अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, तो क्या वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही होगा, मतलब रेक्टेंगल का एरिया ही तो लोडिंग का एरिया है ना यहाँ पर। क्या चल रहा है बीच में, मैं सबके माइक ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सबके माइक बंद कर रहा हूँ, ठीक है सर। आप लोग समझना, ठीक है। जहां पे डाउट आएगा खुद ऑन करके पूछ लेना। समझना यहाँ पे मैं आपसे ये बात कर रहा था कि जो एरिया लोडिंग है, ठीक है, एरिया ऑफ लोडिंग है, वो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल। तो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लेता हूँ। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पे लेंथ एल लिख दो, तो उसका ब्रेड्थ कितना लिख दो, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। और अगर इसको सॉल्व करेंगे, मीटर और मीटर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो अगेन ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल किलो न्यूटन। बात समझ आई आपको, कहने का मतलब ये कि जो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम है वो भी निकल के क्या आ रहा है, डब्ल्यू इंटू एल किलो न्यूटन, और टोटल लोड भी निकल के क्या आ रहा है, डब्ल्यू इंटू एल किलो न्यूटन, सेम फिगर के लिए। तो अगर इसी चीज को मैं जनरलाइज कह दूं, यहाँ पे इसी चीज को मैं यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दूं कि अगर आपको बीम पर टोटल लोड निकालना है तो आप उसका क्या करें, एरिया निकाल लें लोडिंग डायग्राम का, तो वो टोटल एरिया के बराबर ही आ जाएगा। दिस इज द जनरलाइज स्टेटमेंट, द टोटल एरिया of the loading diagram is equal to total load on the beam, ठीक है। जितना भी लोडिंग डायग्राम का एरिया होगा वही बीम पर क्या होगा, टोटल लोड होगा। वो चीज हमने प्रूव यहाँ से करी है, ठीक है। दोनों डायग्राम्स का हमने अलग अलग तरीके से सॉल्व किया और बाद में वो दोनों चीजें इक्वल आई, ठीक है। इसमें एक मॉडिफिकेशन है इस लाइन के अंदर, फिर ये लाइन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, प्लस पॉइंट लोड्स इफ एनी। अब ये लाइन पूरा कंप्लीट है, प्लस पॉइंट लोड्स इफ एनी। कहने का मतलब ये है कि अगर बीम पर इस यूडीएल के अलावा, अगर बीम पर इस यूडीएल के अलावा कुछ पॉइंट लोड्स भी होते इस तरह से, पी और पी, पी और पी, ठीक है, दो पी पॉइंट लोड्स भी होते, तो आप एरिया तो केवल किसका निकाल पाते, रेक्टेंगल का एरिया निकालते ना, तो उसके ऊपर ये पॉइंट लोड भी तो प्लस करते फिर, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया तो आपको क्या देगा, सिर्फ यूडीएल के कारण लोड देगा, है ना। यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया क्या देगा आपको, सिर्फ यूडीएल के कारण लोड देगा, पर अगर पॉइंट लोड्स भी लग रहे हैं तो उनको भी प्लस करना है, तो तब ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर क्लियर हो गया तो उसको नोट कर लें, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है।
एग्जाम्स में, कई एग्जाम में मैंने देखा ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ लिया है, ठीक है। उसके अंदर आप ये लाइन मत भूलना, पॉइंट लोड्स इफ एनी, ठीक है। और ये अब यहाँ से एक जनरलाइज स्टेटमेंट क्रिएट हो गया। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स होते हैं उनके लिए आप कह सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देखना दो तरह के होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। एक तो भी आपने पढ़ लिया यूडीएल, और एक अगला होता है दैट इज नेक्स्ट वन, दिस इज जीवीएल लोड, जिसको हम ग्रेजुअली वेरिड लोड कहते हैं। वो होता क्या है मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ, बट आप समझ लें कि ग्रेजुअली वेरिड लोड भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का फॉर्म होता है, बट वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता, उसका तभी नाम हम डालते हैं ग्रेजुअली वेरिड लोड, ठीक है। वो यूनिफॉर्मली वेरी नहीं होता। उसका भी अगर आप एरिया निकालेंगे तो आपको टोटल लोड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहां भी फॉलो हो जाएगी। इज इट क्लियर? नोट करें इसे। सर डन, ओके। अभी यूडीएल में कुछ बातें और बाकी हैं, या जिनके माइक्स में आवाज नहीं आ रही वो जरा ऑन कर लें, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा मुझे पता नहीं चलता कि आप लोगों को समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तभी मैं माइक्स ऑन रखता हूँ। जिसके नॉइस नहीं है वो जरा ऑन कर ले, ठीक है। ओके, ये अगेन मैंने कौन सा लोड बना दिया, यूडीएल ही बना दिया। कुछ बातें अभी बताना बाकी हैं इसमें यूडीएल के अंदर, ठीक है। आप अगर यूडीएल का कह रहे हैं इंटेंसिटी पूरे स्पैन पर सेम है, हम यही तो बात कह रहे हैं, ठीक है, बार बार यही कह रहे हैं। इंटेंसिटी सेम है तो आप अगर टॉप लाइन की बात करें, इस लाइन की बात करें, टॉप लाइन की यूडीएल की, तो क्या वो हॉरिजॉन्टल लाइन है? और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है 0 डिग्री। तो मैं क्या यूडीएल के लिए ये बात कह सकता हूँ कि यूडीएल का स्लोप कितना है? 0 डिग्री। बस इस लाइन को नहीं भूलना है, 0, ठीक है। और दूसरी बात हमने ये समझी कि हमने अगर बीम पर टोटल लोड निकालना हो, टोटल लोड किसी भी बीम पर निकालना हो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स का क्या ले लो, एरिया ले लो। एरिया ऑफ किसका ले लो? लोडिंग डायग्राम ले लो। और जब हमने उसे सॉल्व किया तो वो क्या आया? W इंटू एल किलो न्यूटन। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट्स पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे यूनिट्स क्या निकल के आ रहे हैं? किलो न्यूटन। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किलो न्यूटन किसका यूनिट होता है? सोचो जरा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यूनिट किलो न्यूटन यूनिट किसका होता है? पॉइंट लोड का। और पॉइंट लोड दिखता कैसा है? ऐसा। क्या मैं ऐसा सोचूं कि जब तक मैं टोटल लोड नहीं सोच रहा था तब तक मेरे सामने लोडिंग डायग्राम ऐसी थी? ये सिर्फ सोचने की बात है। जब आपने टोटल लोड सोच लिया तो आपने लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया अपने माइंड के अंदर। इतना कन्वर्ट कर पा रहे हैं? अगर आप टोटल लोड सोच रहे हैं तो यूडीएल को अपने माइंड के अंदर क्या बना लें? एक पॉइंट लोड बना दें, क्योंकि उसका यूनिट क्या हो गया? पॉइंट लोड के बराबर हो गया। और उसी पॉइंट लोड को कहीं प्लेस करना पड़ेगा, उसकी कहीं पोजीशनिंग करनी पड़ेगी। और उसकी पोजीशनिंग कहां पे होगी? अब मैं यहां लाइन लिखता हूं, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर ईज इन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। ऐसा हम क्यों सोचते हैं? ताकि हमें बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करने में आसानी हो। बेंडिंग मोमेंट क्या है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, वो मैं आपको सब वहां पे कराऊंगा। बस अभी मैं ये बता रहा हूं कि यूडीएल को पहले पॉइंट लोड बना लो, टोटल लोड बना लो, और उसकी पोजीशनिंग कहां करो, इतनी सी बात हमें यहां समझनी है। उसके बाद सारा आगे का प्रोसेस हम बेंडिंग मोमेंट के अंदर करेंगे। फॉर ईज इन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, द टोटल लोड is assumed, ये assumption है, is assumed to act at the CG of center of the beam. no, this is totally wrong. CG of the loading diagram, हमें उसको पकड़ के कहाँ लगाना है? लोडिंग डायग्राम की CG पर, नॉट एट द सेंटर ऑफ द बीम। वो अब गलत कर लोगे क्वेश्चन। अब मुझे बताओ कि रेक्टेंगल का सीजी कहाँ होता है? रेक्टेंगल का सीजी होता है उसके एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। और वो उसका आप लेंथ में डिस्टेंस देखोगे तो कहाँ पे होगा? L/2 पर। अब जो आपने ये जो पॉइंट लोड सोचा है ना, ये पॉइंट लोड जो अजम्पशन की है, इसको पकड़ के कहाँ लगा दें? इस वाले पे, सीजी वाले पॉइंट पर, इस तरह से। और इस टोटल लोड का वैल्यू क्या है? जो भी इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू आ रहा है W इंटू एल किलो न्यूटन। और ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस में
आसानी करना चाहते हैं, अभी तक बस इतना समझेंगे कि बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन में आसानी करनी है, तो हमारा स्टेप क्या है कि जब भी मैं यूडीएल को देखूं तो यूडीएल को पहले कन्वर्ट करूं टोटल लोड में, और टोटल लोड में कन्वर्ट करूंगा तो किसमें बन जाएगा, पॉइंट लोड में, और उसकी पोजीशनिंग कहां कर दूं, सीजी पर ऑफ लोडिंग डायग्राम। बस इतना सा पॉइंट स्टेप समझ लो, बाकी सारा स्टेप आपके लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट के अंदर। ठीक है, इतना सा आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। इज इट क्लियर टू ऑल कि टोटल लोड जो बनाया उसको कहाँ Yes, sir. पोजीशन कर दो, एट द सीजी ऑफ द लोडिंग डायग्राम। ठीक है, ये Loading नोट diagram. ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। डन। हो गया सर, हो गया। ओके डन। ओके, सोचो जरा, दिस इज अ बीम। ठीक है, और ये बीम है, और इस बीम पर आधे स्पैन पर यूडीएल लग रहा है, L/2 एंड L/2। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ इस बीम के कारण टोटल यूडीएल कितना बनेगा और कहां पर लगेगा, ये आपने सोचना है। सोचो जरा। L/4 डिस्टेंस पे सर। WL/2 और डिस्टेंस होगा सर L/4। देखो, जब भी आप लोगों ने यूडीएल देखना है, जब भी आप लोग यूडीएल देखो, पहले उसको किस में कन्वर्ट करो, टोटल लोड में। तो टोटल लोड कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, और यहाँ पे एरिया क्या है लोडिंग डायग्राम का, एक रेक्टेंगल है। इसी को मैं रेक्टेंगल समझता हूँ ना, अभी तो यही बात चल रही थी अभी तक कि जो यूडीएल होता है उसे आप क्या समझते हैं, रेक्टेंगल समझते हैं। तो यह आ गया रेक्टेंगल। इसका इंटेंसिटी कितना है, W किलोमीटर पर मीटर, लेंथ कितना है, L/2। WL/2 इस बार रेक्टेंगल का बेस कितना है, L/2 इस बार रेक्टेंगल का बेस है L/2। अगर टोटल लोड निकालना है तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट WL/2 W किलो न्यूटन पर मीटर इंटू L/2 मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, दैट कम्स इक्वल टू W/2 किलो न्यूटन। अब देखो किलो न्यूटन बन गया, दैट मीन्स ये पॉइंट लोड बन गया, और इसी पॉइंट लोड को कहाँ प्लेस करना है, लोडिंग डायग्राम की सीजी पर। और इस CG बार लोडिंग डायग्राम सीजी क्या है, आधा रेक्टेंगल, और आधा रेक्टेंगल का सीजी कहाँ मिलेगा आपको, L/4 WL/2 किलो न्यूटन, और उसका डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से, L/2 का हाफ ऑफ L/2, तो वो कितना हो जाएगा, L/4 मीटर। Like 4. 4 इज इट क्लियर? इस तरह से पोजिशनिंग करेंगे। ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे लोड लगा देना है, ये नहीं गलती करनी, दिस इज रॉन्ग। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। Yes, sir. पोजिशनिंग करना सीख लो फिलहाल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Shall I move to the next load? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लोड है हमारे पास, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ लोडिंग ऑन ए बीम, दैट इज ग्रेजुअली वेरिड लोड। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम यूनिफॉर्मली GVL. वेरिड लोड भी कहते हैं, जिसको जीवीएल भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये अलग अलग नाम पे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, या इसे ट्राइंगुलर लोड भी कहते हैं, तीन नाम है इसके। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड मतलब यूवीएल, इसको यूवीएल और यूडीएल को कंफ्यूज मत करना। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब समझाऊंगा मैं अभी। ये ग्रेजुअली वेरिड है, जीवीएल। ग्रेजुअल मतलब बड़े आराम से वेरी कर रहा है। यहाँ पे बड़े आराम से वेरी करने का मतलब है लीनियरली वेरी कर रहा है। मैं अब बीम बना देता हूं। ठीक है, और इस बीम पर ये लोड आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से ट्रायंगल की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ कितना होगा इसका, L मीटर,
और यहाँ पे जो इसका ऑर्डिनेट बनेगा आप देख पा रहे हैं ए एंड पे ऑर्डिनेट जो है इसका